पिछले दिनों मैं एक यूनिवर्सिटी में गया। मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में खातर खा कमी वाक़या हुई है। और ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का यही हाल है। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। चंद एक रीज़न्स मैं बता देता हूँ आपको जो मुझे समझ आती है। एक तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें बहुत हाई हो गई हैं। बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो बाहर चले जाते हैं। वो जितनी की फीस है उनको पता है कि बाहर चले जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारा फ्यूचर भी बन जाएगा और वहाँ से हमें और जॉब भी मिल जाती है और फ्यूचर की फ़ीसें हम जनरेट कर सकते हैं। जो पुरानी पे की हुई है वो भी रिकवर हो जाती है काफ़ी हद तक। तो वो अपना फ्यूचर देख के बाहर की तरफ भाग रहे हैं, एक बात। दूसरा, स्टूडेंट जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा रहा जहाँ पे पढ़ाई सख्त है, बहुत ज़्यादा अब जांच पड़ताल है, जहाँ पे स्टूडेंट हमारा इजी गोइंग हो गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने आ गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी आ गई हैं। मैं ज़ाती तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैंने देखा वहाँ पे कई जगह पे तो ये हाल है कि स्टूडेंट जो है ना इम्तहान देने नहीं आता, इवन फाइनल भी नहीं देने आता और उसे कॉल कर करके बुलाया जाता है कि फाइनल एग्जाम दे जाए। ठीक है, तो ये हाल है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और स्टूडेंट जाता ही नहीं है और जॉब कर रहा होता है, पैसे बना रहा होता है और वो फीस भी देनी होती है उसने। वहाँ पे उनकी फीसें ज़्यादा हैं लेकिन वो इजी है, उसकी लाइफ इजी है। वो रिसर्च भी फिर आप समझ जाएं कि किस तरह की वहाँ पे रिसर्च होती होगी और क्या वो प्रोडक्ट आउटपुट है। तो एनीवे इस तरह के हालात हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी। मैंने जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी रिसर्च होती होगी और शायद हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी का ये हाल है या सारे इवन विद इन दैट यूनिवर्सिटी शायद वो एक आध टीचर का ये हाल होगा, पॉसिबल है। इसलिए मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट इजी हो गए हैं, वो इजी वे ढूंढते हैं, वो हार्ड वर्क को अब उतना प्रेफर नहीं करते। आई एम सॉरी, फिर अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हार्ड वर्क नहीं है, होता होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और शायद उनका भी एडमिशन कम हुआ हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जो स्टूडेंट है उसके माइंडसेट के हिसाब से कि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्यों कम हो रहा है। तो बहुत सारी रीजन हैं। दूसरा, इवन जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे टीचिंग के स्टैंडर्ड बहुत लो हो गए हैं और ये हमारे सोशल मीडिया पे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। सीनियर टीचर जो है वो एमएससी स्टूडेंट्स को फेस ही नहीं करता, जाता ही नहीं है। मैं जाती तौर पे जानता हूँ कुछ ऐसे टीचर भी रहे हैं, शायद अब भी हों, कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फेस ही नहीं कर सकते थे। उनके पास नॉलेज ही नहीं था, उनके पास स्किल ही नहीं थी और कम्युनिकेशन पावर नहीं थी, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जो स्टूडेंट्स को आंसर कर सकें और उनका इमेज खराब हो, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में जाते ही नहीं थे। और ऐसे टीचर्स ने कागजों में बहुत इंजॉय किया, ओहदे भी लिए, वो एक अलग बात है। वो हमारा जिस तरह का सेटअप है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो एक ये रीज़न भी है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत गिर गए हुए हैं। दूसरा, हम मास्टर डिग्री को ले लेते हैं। मास्टर डिग्री में कई डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में 1.5 साल कोर्स पढ़वाया जाता था, मैंने उसको 1 साल पे लेके आया। लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कुछ कॉर्नर से मुझे थोड़ा सा टफ टाइम भी मिला कि नहीं जी 1.5 साल ही रखें, इनको पढ़ाएं। मुझे याद पड़ता है, मैं FCPS डॉक्टर्स के साथ दोस्त भी हैं, उनके साथ बैठता रहता हूँ। वो कहते थे तारिक हमें नहीं पता, हम इवन पीछे क्या पढ़ के आए हैं भूल जाता है इंसान। एक मेमोरी की लिमिट होती है, वो आप मेमोरी के बारे में पढ़ लें, कितनी की लिमिट है इंसान की, कितनी देर तक कौन सी बातें याद रहती हैं। तो हम
कहने की बात यह है कि हम एमएससी में भी थ्योरी में लोगों को घुसेड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल जीरो है या बहुत कम है। तो हमें मास्टर लेवल पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, प्रैक्टिकल कोर्सेज होने चाहिए। थ्योरी तो वो अंडर ग्रेजुएट पे बहुत ज़्यादा पढ़ के आया हुआ है। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाया हुआ है वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते हैं। मैंने इसे आके चेंज किया, जब मुझे मौका मिला मैंने उसको चेंज किया, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ी, क्योंकि कुछ टीचर समझते थे कि जो कोर्सेज मैंने नए बनाए उनको पढ़ाने के लिए पढ़ना, और आजकल का टीचर जो है वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसके कई जगह पे और मामलात हैं, वो कई जगह से कमाई भी करता है, उसके पास टाइम ही नहीं है पढ़ाने के लिए। इस तरह के भी टीचर्स हैं, ठीक है। तो हमें एमएससी, और दूसरा में एक और जो है एमएससी में जो कोर्सेज के अलावा एक हम स्टैट का कोर्स पढ़ाते हैं या पढ़वाते हैं या स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो स्टैट का कोर्स इज नॉट इन लाइन विद उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके साथ इन लाइन नहीं है। जब बच्चा, हम भी जब रिसर्च करके हटे उस वक्त तक हम स्टैट भी भूल चुके थे, और डेटे को कैसा हैंडल करना है हमें पता ही कुछ नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि डेटा को एक्सेल शीट में एंटर कैसे करना है, हमें बताया ही नहीं था। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टैट लगा के दी है, वो खुद आके मुझे बताते थे कि हमारे टीचर्स को नहीं पता कि जी ये डेटे को एक्सेल शीट में कैसे एंटर करना है। वो जब मेरे पास लेके आते थे तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता था, डेटा एंट्री से लेके एनालिसिस तक सारा मैं उनका लेके चलता था, और वो फिर बाकी स्टूडेंट्स को बताते थे कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर किस तरह वेरिएबल का नाम उठाते हैं, उसमें गैप आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो पढ़वाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, मास्टर में और पीएचडी में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन और टर्मिनोलॉजी वो पढ़ा दें थोड़ी सी, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे आएँ कि डाटा एंट्री कैसे होनी है, डेटा होता किस तरह का है, उसको एंटर कैसे करना है, वेरिएबल कैसे लिखने हैं, उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो उसकी जो एक्सेल शीट में है वो कैसे आपने एंटर करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में जो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपने यूज़ करने हैं, मॉडल कौन सा अप्लाई करने हैं, ठीक है। कहीं पे आपको मॉडल देना पड़ता है, कहीं पे आप सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, उनका यूज़ उनको बताएं, डेटा इंटरप्रिटेशन जो रिजल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन बताएं उनको। मैं स्टैट लगा के दे देता था, फिर आ जाते थे उठा के प्रिंट निकाल के कि सर अब ये बता भी दें कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। वो लेटरिंग जो हुई होती है उसको भी उनको बताना पड़ता था कि इसका मतलब ये है, या कहीं पे बार बन जाते हैं, बार वाला तो उनको समझ ही नहीं आता, लेटरिंग का तो फिर कुछ उनको आइडिया होता है। तो ये तो हमारा मास्टर प्रोग्राम है, इसमें मेरी नज़र में हमें कोर्सेज को कम से कम करना चाहिए। एक सेमेस्टर, सवा सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर लग जाए और थोड़ा सा आगे ले जाएं उसको, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें उसका जो काम है वो डिसाइड हो जाना चाहिए कि उसने करना क्या, और वो सेकंड सेमेस्टर में साथ अपना काम शुरू कर दे और अगला सेमेस्टर भी काम पे लगाए। काम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये सिनॉप्सिस ख़त्म कर देना चाहिए मेरी नज़र में। क्योंकि मेरे पीएचडी वो जो एक टीचर जिनके पास मैं बैठता रहा हूँ वो यूएसए से पीएचडी करके आए थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तो वो मुझे बताते कि तारिक मेरा पीएचडी का टाइटल जड़ा ना, जो मैं थीसिस लिख लिया मेरे सुपरवाइजर ने क्या था उनको टाइटल भी 2-3 बना के लिया। तो मैंने फिर 2-3 टाइटल बनाए, फिर उसमें से उसने को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक टाइटल फाइनल किया। और मेरा सिनॉप्सिस कहता ये था कि
मेरी सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन हुई कि हमने क्या, तुमने क्या काम करना है। मैं उसके पास लेके गया, उसने कहा हाफ पेज प्रपोजल मेरे पास लेके आओ। मैंने हाफ पेज लिखा, उसके साथ डिस्कस किया। जब डिस्कस कर लिया, उसने को थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन कराई, उसने सुपरवाइजरी कमेटी को बुला लिया। उस वक्त उसने सुपरवाइजरी कमेटी भी बनाई कि इस रिसर्च से रिलेटेड ये बंदे जो हैं ये ज़्यादा सूटेबल है, आपकी क्या राय है। उसने कहा सर ठीक है। तो वो सुपरवाइजरी कमेटी उन्होंने मीटिंग बुलाई, उनको कहा जी हम आपको सुपरवाइजरी कमेटी में भी लेना चाह रहे हैं और ये इस बच्चे ने काम करना है। तो इस तरह सुपरवाइजरी कमेटी भी बनी और ये उसकी पहली डिस्कशन भी हुई। कहते उसके बाद मैंने जब आधी की रिसर्च कर ली तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि हम सुपरवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखना चाह रहे हैं, तुम बताओ तुमने क्या क्या काम कर लिया। उसने कहा सर ये हो गया। कहते ठीक है। फिर वो सामने लाया गया कि क्या क्या काम किया, अब इसकी डायरेक्शन किधर को मोड़ी जाए और क्या क्या इसमें और ऐड हो सकता है या क्या चीज़ गैर ज़रूरी है और या ऑलरेडी काम हो चुका है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए। तो दिस इज हाउ माई सिनॉप्सिस वाज फॉर्मुलेटेड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस डिफेंस होता है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि मास्टर डिग्री में थोड़े से कोर्सेज पढ़ा के रिसर्च बेसिक यार पोस्ट ग्रेजुएशन का काम ये होना चाहिए कि कोई सोल्यूशन दे के जाए बच्चा प्रॉब्लम का, एमएससी में भी और पीएचडी में। ठीक है, एमएससी में कोई छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे जाए, पीएचडी में कोई बड़ी प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस करके जाए। ये ऑब्जेक्टिव है। पूरे यूरोप में ना कोर्स वर्क है, ना कंप्रीहेंसिव है, ना कुछ है, और वो थोड़े बहुत कोर्सेज उसकी रिसर्च रिलेटेड उनसे करवाते हैं। चाइना में भी शायद ऐसी। ठीक है, तो अब देख लें कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं और इससे स्टैंडर्ड नीचे आ रहे हैं, हमारे रिसर्च स्टैंडर्ड भी गिर रहे हैं। जाहिर है जब बच्चे ने आखिरी 6 महीने में रिसर्च भी करनी है, थीसिस भी लिखना है, तो वो क्या रिसर्च करेगा और क्या थीसिस लिखेगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये सोचने की बात है। हमें अपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम को भी रीवैम्प करने की जरूरत है, ज़्यादा फोकस से रिसर्च पे, और उसे कहें कि वो एक पेपर कम से कम सबमिट करके जाए। उसका जब थीसिस लिखा जाएगा उसके सिनॉप्सिस राइटिंग स्किल उसी में आ जाने हैं। ठीक है, वो पुराना थीसिस पढ़े होते हैं लाइब्रेरी में, उसमें वो पैटर्न ले लेते हैं और उस पैटर्न पे अपना थीसिस लिख लेंगे, तो सिनॉप्सिस उसी में आ जाता है। अलग से डबल एफर्ट करवाने की क्या जरूरत है। उसे उसी वक्त कह दिया जाए कि जो सिनॉप्सिस आपने बनाना है अपना थीसिस का इंट्रो, मटेरियल, मेथड और रिव्यू का चैप्टर आप फाइनल करने की कोशिश करें शुरू में, जो सिनॉप्सिस पे टाइम ज़ाया करवाना है। और सिनॉप्सिस डिफेंस इनकी ज़रूरत नहीं है। सुपरवाइजरी कमेटी इज ऑल इन ऑल। रिसर्च इज मोर इम्पॉर्टेंट, और वो एक पेपर जो है कम से कम सबमिट करके जाए। तो जब पेपर सबमिट करेगा उसके राइटिंग स्किल भी पॉलिश हो जाए, उसको पता चलेगा पेपर सबमिट कैसे करना है। पीएचडी के लिए वो प्रॉपरली ट्रेंड होगा। तो एमएससी प्रोग्राम को तो ये मेरी नज़र में करने की ज़रूरत है। पीएचडी में अगेन कोर्सेज और ये कंप्रीहेंसिव मुनासिब सा, मैं रिटन कंप्रीहेंसिव को वेटेज देता हूँ, वो ठीक है। 5 घंटे का पेपर वो ठीक है मेरी नज़र में। क्यों 5 घंटे का पेपर ठीक है? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। बच्चा सिंथेसाइज करना, लिखना, ट्रांसलेट करना, जो उसके पास नॉलेज है उसको पेपर पे लेके आना और इन लेंथ लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्कॉलरली डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन जो है ये थोड़ा सा लिमिटाइज करने की ज़रूरत है। कई हम वो इंडिपेंडेंट में हम ओशियन से लेके स्काईज तक पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके फ्रेमवर्क को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि क्या फ्रेमवर्क के अंदर उसके पेपर्स आने चाहिए और वो उस मुताबिक अपनी वो तैयारी करे, उस फ्रेमवर्क में रह के।
अपने आप को डेवलप करे, अपने माइंड को डेवलप करे, अपना नॉलेज बिल्ड अप करे, बजाय कि वो पजल्ड ही रहे और वो बस प्रॉपरली मेहनत ही ना कर पाए और डरा ही रहे और वो टीसी के चक्कर में रहे और उसी चक्कर में वो पास होने की कोशिश करे। ये हमारे अलमियात हैं। कोर्स वर्क मिनिमम होना चाहिए पीएचडी में। सिनॉप्सिस डिफेंस की अगेन ज़रूरत नहीं है, सिनॉप्सिस की ज़रूरत नहीं है। सुपरवाइजरी कमेटी तो सुपरवाइजर पे छोड़ देनी चाहिए और वो डिसाइड करें शुरू में ही कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज, बाद में भी वो कोर्स वो चाहें कि इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो किसी वक्त फिर भी कोर्स वो जो कोर्स है कोई और भी इनरोल करवा सकते हैं। सुपरवाइजर जो वो ज़रूरी समझे इसको ये कोर्स भी अब इसकी रिसर्च की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर को जा रही है, इसकी इस चीज़ की ओरिएंटेशन नहीं है, ये कोर्स भी इसको पढ़वा देना चाहिए। हम शुरू में ही उसका कोर्स वर्क बनवा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब वो जितने भी कोर्सेज उसने अपने रिसर्च प्लान में और जो भी कोर्सेज उसने लेने हैं ले ले, उसके बाद उसका कंप्रीहेंसिव हो रिटन और वो अपनी कुछ हद तक रिसर्च भी कर चुका हो, ठीक है। हाँ ये भी है कि अगर वो रिसर्च कर चुका होगा फिर मजबूरी बन जाती है उसको पास करना, तो अगर वो थ्योरी में नहीं होता तो करें, फिर कोई बात नहीं, उसको डबल एमएससी करके दे दें। वो रिसर्च अगर कर लिया उसका थीसिस लिखवाएं, डबल एमएससी करके दे दें उसको, इस तरह का कोई सेटअप ले। तो एनीवे जो ओरल कंप्रीहेंसिव है, मैं बहुत सारे ओरल कंप्रीहेंसिव में एज ए वीसी नॉमिनी भी बैठा हूँ, एज ए डीन भी और अदरवाइज। मैंने देखा है लोग जो है ना इवन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी पूछ रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ओरल कंप्रीहेंसिव में जो उनको खुद नहीं आते होते। वो फिर इधर उधर जब जवाब आता है इधर उधर देखते हैं और पूछते हैं कि हमें सही क्या इस तरह का वहाँ पर सिस्टम हमने इतना टफ बनाया हुआ है ओरल कंप्रीहेंसिव को, इसको सुपरवाइजरी कमेटी तक महसूस कर देना चाहिए ओरल कंप्रीहेंसिव को। और जो बच्चे को फ्रेमवर्क दे देना चाहिए कि ये आपका फ्रेमवर्क है जिसकी आपने तैयारी की। एक उसमें डीन नॉमिनी आ जाए, हमारे प्रॉब्लम हैं, एक डीन नॉमिनी उसमें आ जाए कि ये एग्जाम ठीक हुआ या नहीं हुआ, दैट्स इट। वो डिपार्टमेंटल लेवल तक ही हो जाना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हमें करने की ज़रूरत है और रिसर्च और मेन फोकस हमारा रिसर्च होना चाहिए और थीसिस और रिसर्च पब्लिकेशन पीएचडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिनॉप्सिस स्क्रूटनी कमेटीज में भी रहा और ज़ाहिर वो कमेटी होती थी, 3-4 लोग होते थे, वहाँ मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की। एक फ्रांस से पीएचडी करके आया टीचर, बहुत वो गोल्ड मेडलिस्ट था बच्चा, पीएचडी करके आया, उसने 3-4 साल के बाद उसको स्टूडेंट मिला, उसने वो उसका सिनॉप्सिस बनवाया, बहुत अच्छा सिनॉप्सिस, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, रियली एंजॉयड इट। एक और टीचर ने उसके टॉपिक पे एतराज़ लगा दिया कि ये आपका टॉपिक ठीक नहीं है, क्योंकि वो टीचर जो है उस सुपरवाइजर का उस्ताद रहा हुआ था, तो वो उसको अभी भी एज ए स्टूडेंट ही डील कर रहा है। मेरे पास वो आया, मेरा भी वो स्टूडेंट था, वो सुपरवाइजर आया, कहता सर ये देखें आपने तो इस पर कोई इतराज़ नहीं किया, तो फलां ने स्टूडेंट को ये कह दिया। मैंने दोबारा उस टाइटल को पढ़ा, मैं कि यार मुझे तो ठीक लगता है, मसला क्या है? कहते सर हूँ इन्होंने मैं किवें समझावा जाके, मेरे उस्ताद भी ने। तो प्रॉब्लम यह है कि जो पुराने टीचर्स हैं वो उनका जो लेटेस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में इतनी कंप्रीहेंशन नहीं है, वो समझ नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वो चूंकि बड़े अफलातून टाइप होते हैं, वो जो कह देते हैं और वो बड़े दबंग होते हैं, तो वो मतलब लोगों को फिर मारनी पड़ती है कि वो सिनॉप्सिस का बेड़ा गर्क करवा देते हैं, ऐसे भी होता है।
ये भी अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है कि रिसर्च का बेड़े गरे करवा दिया जाता है। तो ये सुपरवाइजर और सुपरवाइजरी कमेटी पे छोड़ देना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंट्री प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। हमने ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें बनाई हुई हैं, सिनॉप्सिस, टाइटल, इस तरह की चीज़ें। मैंने आपको बताया मेरे उस्ताद गोल्ड मेडलिस्ट बाहर से आए, कहते तारिक मैं जो थीसिस लिख लिया, मैंने सुपरवाइजर ने क्या 3-4 टॉपिक लिख के लिया इधर रिलेटेड। ये यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ और टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरी एक स्टूडेंट कनाडा में है, वो उसका हस्बैंड भी कनाडा में है, दोनों पब्लिक हेल्थ में कर रहे हैं डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने पूछा आपका हस्बैंड तो वो अग्रेरियन है? कहते सर हाँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये बॉर्डर्स, ये बाउंड्रीज ये हमने बनाई हुई हैं इधर, ये बाइंडिंग्स हमने हमारे इधर है। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। वो जो डेवलप वर्ल्ड है वो एक दौर में उसने इस्लामिक वर्ल्ड को कॉपी किया, इस्लामिक वर्ल्ड की किताबों को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट किया। ये जितने भी इस्लामिक स्कॉलर जिनके 8-8 वॉल्यूम पे किताबें जिन्होंने लिखी हैं, मुझे नाम आप भूल रहे हैं, अबू अली सीना वगैरह, इस तरह के जो साइंटिस्ट थे हमारे टॉप के, बगदाद से, ईरान से, इजिप्ट से, तो इनकी किताबें ट्रांसलेट हुई हैं और उन्होंने वो अपने बच्चों को पढ़ाया ट्रांसलेट करके। अब कॉपीराइट के इश्यूज आ गए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो वो उस वक्त कॉपीराइट नहीं थे। ठीक है, एनीवे ये हमें देखना है कि हम अपनी जो पीएचडी प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, इसको किस तरह बेहतर ईजी मतलब कर सकते हैं। मेरी अभी पिछले दिनों एक प्रोफेसर हैं यूएसए में, उनसे मेरी बात हुई, पाकिस्तानी है, कहते तारिक यार पाकिस्तान से पीएचडी करना बहुत मुश्किल है, इतने पीएचडी करना आसान है। मैं क्या हाँ यार ये गल कहते उत्थे अगर तुहाडी पीएचडी सुपरवाइजर के नाल थोड़ी जी कितने अनबन हो जाए ना, वो बस तुहाडी पीएचडी गई, या किसी टीचर ना अनबन हो जाए, एडी सियासत चल रही है, तुहानू रगड़ा लग जाए। और मैंने वाकई ऐसे देखे हैं कई स्टूडेंट पीएचडी छोड़ के गए, तो कई को तो मैंने खुद अपने कमरे में बिठा के कंट्रोल करके उनकी पीएचडी कंटिन्यू करवाई, या कई कि मेरे और कोलीग्स ने कंटिन्यू करवाई। मैं जानता हूँ ये बात, कितना तंग किया जाता है, और कई वाकई छोड़ के गए, लिटिगेशन में भी गए, बहुत मसले मसाइल हुए। ये वाकई बात उसकी, वो प्रोफेसर जो अमेरिका में कहते अमेरिका की पीएचडी करना आसान है, इतने मुश्किल है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम है, सिस्टम में यू नीड टू डू द हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे, आप यू विल फाइंड द वे, और वहाँ हेल्प करने वाले हैं। यहाँ ना हेल्प करने वाले हैं, टांगे खींचने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये बाकी प्रोफेसर की बात में वजन है। तो मेरा मकसद क्रिटिसाइज नहीं करना, ये क्रिटिसिज्म इसको इस एंगल से काइंडली सोचें कि क्या ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे, सारी जगह पे नहीं होंगे, कुछ जगह पे होंगे, इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इनको एड्रेस किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। वो कहते हैं किसी मुल्क को आपने तबाह करना है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दें और वहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है उसको ख़त्म कर दें। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, हम रिसर्च कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं और टेबल रिसर्च पे आ गए हैं। कंप्यूटर लैपटॉप रिसर्च हम कर रहे हैं और जो लैब रिसर्च है वो मिनिमाइज हो चुकी है। सोचने की बात। तो हमें जो एमफिल
MSc PhD प्रोग्राम को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसके बारे में सोचेंगे और काफ़ी तब्दीलियां लेके आएंगे। बहुत ज़रूरत है इसकी। दुआ में याद रखिएगा, मैंने कोशिश की है किसी की दिल आज़ारी ना हो, ना मैंने प्राइवेट अदारों को टारगेट करने की है, ना पब्लिक। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता हो, हम सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करके ही सॉल्यूशन निकलेगा। जब प्रॉब्लम को अंडर कारपेट रखेंगे तो फिर सॉल्यूशंस पायदार नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।